हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस टीजीटी साइंस के केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को। एनवीएस के दो एग्ज़ाम हुए थे। एक एग्ज़ाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का था और एक स्पेशल रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हुआ था। तो जो स्पेशल वाला है उसके क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर आपको चार एग्जाम्पल दिए हैं और इन एग्जाम्पल्स में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते क्या है। तो देखो, मिक्सचर बेसिकली टू टाइप्स की हम स्टडी करते हैं। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। तो होमो का मतलब क्या होता है भाई, सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो अब देखो, जब होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसका मतलब क्या है कि जब आप दो चीज़ों को, दो सब्सटेंसेस को आप मिक्स करोगे तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्स हो जाते हैं। उसमें जो दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस रहते हैं वो क्या है, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। आप यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा एक कंपोनेंट है और कौन सा दूसरा कंपोनेंट है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, जब हम मिक्सचर लेते हैं अल्कोहल प्लस वाटर का, आप अल्कोहल में वाटर जब ऐड करते हो तो क्या है, वहाँ पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट, यानी कि उसका कहाँ पे अल्कोहल के मॉलिक्यूल है और कहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। इस तरह से देखो, और फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एयर। अब एयर भी क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। अब उसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और दूसरी गैसेस भी होती है, बट हम एयर में ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, कहाँ पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पर इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई है। क्या बताया है कि देखो, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है और होमोजीनियस मिक्सचर में वन फेज होता है। वन फेज का मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं होती है, उनको कोई सेपरेट नहीं कर रहा होता है, वो क्या बन जाते हैं, सारे एक जैसे बन जाते हैं मिक्स होकर। और इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, इसे हम फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। होमो का मीन्स क्या होता है भाई, सेम। ये सम लिखा हुआ है बट यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, सेम। और यहाँ पर ये क्या दिए हैं, आपको एग्जांपल्स दिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है, देखो, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। तो यानी कि डिफरेंट कंपोजिशन होगी, यानी कि यहाँ पर कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होगी। अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है तो यहाँ पर क्या है भाई, एक फेज में मिक्सचर हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा फेजेस हो सकते हैं, यानी कि बाउंड्री हो सकती है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपने सैंड प्लस वाटर लिया। आपको पता है वाटर में सैंड जो होती है वो क्या है भाई, सॉल्युबल नहीं होती है। ये क्या होता है, जो सैंड होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और वहाँ पर क्या है, एक बाउंड्री विजिबल होती है। तो इसी तरह से उसने बोला है कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा फेजेस हो सकते हैं और ये क्या है, इट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, यानी कि इन्हें फिजिकली मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, ये फॉर एग्जांपल दिया, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। यहाँ पर आप और साथ में किसका एग्जांपल ले सकते हो, जो कीचड़ होता है ना, मड, उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। और साथ में यहाँ पर और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, पल्सेस है, पल्स को, यानी कि दाल को आपने वाटर में मिक्स किया है या फिर पल्सेस प्लस सैंड कर दिया आपने, तो भी क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और यहाँ पर क्या है, सेपरेट सेपरेट बाउंड्री बनेगी और हम इन्हें क्या कर सकते हैं अभी, सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं और इसमें से देखते हैं कि कौन सा आंसर आएगा। तो फर्स्ट देखो, आपको दिया है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, कि फेरस सल्फेट का आपको क्या लेना है, एक्वस सॉल्यूशन लेना है। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। ये फेरस सल्फेट है, इसका एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसको आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो जब इसको डिसॉल्व करते हो, इसको सॉल्युबल करते हो, तो यहाँ पर ये अच्छे से क्या होता है भाई, सॉल्युबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है भाई, यहाँ पर होमोजीनियस का एग्जाम्पल बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपको क्या दिया है कि एन एलॉय ऑफ आयरन, निकेल एंड कार्बन। एलॉय की डेफिनेशन ही आपने देखो क्या पढ़ी थी कि एलॉय क्या होते हैं, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये भी क्या हो गया भाई, देखो, ये तो नाम से ही पता चल गया इसके डेफिनेशन से कि ये क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो, आपको क्या दिया है कि मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सोडियम क्लोराइड पाउडर। तो यही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या दिया है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेज, यानी कि गैसेज को मिक्स कर दिया। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी गैसेज मिक्स होती है तो हम उनको क्या है भाई, सेपरेट आउट नहीं कर सकते। वो क्या होती है, यूनिफॉर्मली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कंपोजिशन उनकी क्या रहती है, यूनिफॉर्म सेम रहती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका भी, ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यहाँ पर देखो, आपको ये चार सेट बनाकर दिए हैं और इसमें से ये पूछा है कि कौन सा सेट किसका एग्जाम्पल है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। तो आइसो का मतलब क्या होता है भाई, सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से।
तो यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जिसमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। देखो यहाँ पर हम ये वन बाय वन क्या करते हैं, ऑप्शन ही ले लेते हैं और इससे समझ भी लेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है और आंसर भी आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये क्या है, एटम है, तीनों क्या है भई, एटम है। जब तक किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज इस तरह से नहीं लगा हो, तो वो क्या रहते हैं, न्यूट्रल एटम रहते हैं। जब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है तो वो क्या बन जाते हैं, कैटायन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं अभी, कैटायन। और कैटायन कौन से होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और जिनके ऊपर भी नेगेटिव साइन लगा होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो क्या बन जाता है अभी, अनायन बन जाता है। और इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है भाई, गेन किया है। अनायन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और कैटायन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अब ये ध्यान रखना है। और प्लस में एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जितना प्लस और जितना नेगेटिव ये लिखा होता है, उतना ही उसने इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर लूज किया होता है। अगर देखो जैसे +2 लिखा है, इसका मतलब एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 2। अगर +3 लिखा है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, +3। सेम ऐसे ही किसके लिए होता है, माइनस के लिए होता है। अगर यहाँ पर -1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो अब चलो ऑप्शन देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट देखो आपको जो सेट दिया है वो किसका दिया है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11। और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 19। तो देखो इसमें तो सब में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनेगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया है। अब हम ऐसे ही यहाँ पर क्या है भाई, सेकंड वाला चेक करते हैं। तो सेकंड देखो जो आपको सेट दिया है वो क्या दिया है, S2 नेगेटिव। सेकंड जो आपको देखो यहाँ पर सेट दिया है वो क्या दिया है अभी, S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव और आर्गन। ठीक है, ये सल्फाइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है और ये क्या है, आर्गन है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है भाई, 16। अब यहाँ पर -2 है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अभी मैंने बताया था माइनस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और प्लस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, 2। तो 16 + 2 इज़ 18 इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे ही देखो क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। बट यहाँ पर -1 है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 17 + 1 इज़ 18। और फिर यहाँ पर है आर्गन, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 18। तो देखो यहाँ पर ये जो पूरा सेट दिया है आयंस का और एटम का, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यही क्या बन गया भाई, करेक्ट ऑप्शन बन गया फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब ये जो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है, ये आपको ट्राई करके देखना कि इसमें आते हैं या फिर नहीं आते हैं। वैसे तो नहीं आएंगे क्योंकि अपने पास आंसर आ गया, बट ये आप खुद ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको देखो ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। इसके लिए देखो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखते हैं हम, प्रोटॉन कैसे देखते हैं, मास नंबर क्या होता है और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ पर इन्होंने पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कि इन एन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज सेम। उसने बोला है आयन में। अभी मैंने बताया कि न्यूट्रल एटम अलग होता है, आयन अलग होता है, बट अब इसने यहाँ पर ये नहीं बताया कि वो नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, उसने ये नहीं बताया कि हमारे पास कैटायन है या फिर अनायन है, बस उसने ये बोला है कि आयन है। और आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, कि आयन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है। क्यों गलत है, देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है सोडियम एटम और सोडियम आयन का। इसी तरह से आप नेगेटिवली चार्ज यानी कि अनायन का भी एग्जांपल ले सकते थे। हम एक बार पहले ये इससे देख चेक करते हैं। सोडियम एटम है जो, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं। और कितने प्रोटॉन होते हैं भाई, 11 ही होते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लगा है, +1। तो +1 का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। और फिर आगे देखो क्या है यहाँ पर, इसके बाद यानी कि अब प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन आ गए, देखो 11। अब उसने बोला है कि जो भी आयन होते हैं ना, देखो ये है आयन। अब इस आयन में उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होता है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। एक और एग्जांपल से फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया क्लोरीन और यहाँ पर ये लिया आपने क्लोराइड आयन। तो क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 17। और प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 17, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 17 है।
अब इस पे -1 लगा है, ठीक है? ये तो एटम के लिए लिखा है, -1 है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18, बट प्रोटॉन अभी भी सेम ही रहेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया? 17। तो अब देखो यहाँ पर आयन में कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो आपको कैसी दी है भई? रॉन्ग दी है। अब सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, देखो क्या दिया है कि इन एन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम। तो देखो इसको भी एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ये हमने लिया सोडियम एटम और ये आपके पास क्या है? सोडियम आयन है। अभी मैंने बताया था इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11, और प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 11। और यहाँ पर सोडियम आयन जो होता है, इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं भई? 10, और प्रोटॉन क्या रहते हैं? 11 ही रहते हैं। अब न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो, न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट करते हैं मास नंबर माइनस प्रोटॉन। अब मास नंबर क्या होता है? 11, ये इसका सोडियम का वो होता है 23, तो यहाँ पर आपने लिया 23 माइनस प्रोटॉन। अब यहाँ पर देखो सोडियम आयन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 11 है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया भई? ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10, बट ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए हैं? 12 आए हैं। उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ सेम, तो ऐसा नहीं होता है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है भई? रॉन्ग हो गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इन एन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैन नेवर बी इक्वल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आयन में जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हो और प्रोटॉन देखते हो, वो सेम नहीं आ सकते। एटम में तो सेम रहते हैं, ठीक है? न्यूट्रल एटम होगा उसमें वो सेम होंगे। बट जब आप उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन को मतलब लूज़ करा दोगे या फिर गेन करा देते हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो नंबरिंग है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है, वो क्या होता है भई? चेंज हो जाता है। प्रोटॉन बट सेम ही रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव 4 क्लोज़ कंटेनर ए, बी, सी, डी। आपके पास देखो 4 कंटेनर हैं और चारों कंटेनर में ये डिफरेंट गैसेज़ हैं। ए में आपको मीथेन दिया है, बी में नाइट्रोजन गैस है और सी में हाइड्रोजन है, और डी कंटेनर में क्या दिया है आपको? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी है। उसने बोला है कि इफ द मास ऑफ गैस इन ईच कंटेनर इज़ 10 ग्राम, यानी कि हर कंटेनर के अंदर ये जो गैस की अमाउंट दे रखी है आपको, कितनी दी है भई? 10 ग्राम दी है। और उसने क्या पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द 4 कंटेनर्स विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। उसने बोला है कि किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा बनेंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, फिर मैं आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना बताऊँगी कि क्या होगा। जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यानी कि अगर आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, तो मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स, उसके उतने ही नंबर ऑफ क्या बनेंगे भई? मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो हम मोल्स तक ही क्या कर लेंगे? आंसर देख लेंगे। तो आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। क्या बताया है कि जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उसके उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स फॉर मीथेन, यानी कि मीथेन आपको एक कंटेनर में दिया है, तो मीथेन क्या होता है भई? CH4। और जो मोल्स को हम डिनोट करते हैं वो स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो जो गिवन मास होता है उसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को हम कैपिटल M से लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आपको गिवन मास क्या है गैस का? मीथेन के लिए जो आपको मास गिवन है वो कितना दिया है भई? 10 ग्राम दिया है। और मोलर मास क्या होता है? यानी कि जो भी मॉलिक्यूल है या फिर एटम्स आपको दे रखे हैं, उसका क्या करना है आपको? जो भी उसका मास होता है वो लिख देना है। तो मोलर मास देखो अब यहाँ पर मीथेन के लिए क्या बन जाएगा? कार्बन का क्या होता है? 12 होता है। एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया भई? 16। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा भई? 10/16। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएँगे भई? 10/16 को जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा 0.6 समथिंग आएगा। क्या आएगा भई? मैं ये इधर आंसर लिख देती हूँ इसका। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 0.625। अब सेकंड जो गैस थी वो देखो आपको कौन-सी दी है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के लिए भी जो आपको गिवन मास है वो तो क्या है भई? सेम ही है, 10 ग्राम है, बट नाइट्रोजन का फ़ॉर्मूला क्या होता है देखो? N2। और एक नाइट्रोजन का जो मास होता है एटम का वो क्या होता है भई? 14 होता है, बट यहाँ पर N2 लिखा है, यानी कि 2 एटम है, तो इसका मतलब मास क्या बन जाएगा भई? 28। तो 10/28 जब करोगे तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स आएँगे फॉर नाइट्रोजन गैस वो आ जाएँगे सॉल्व करके 0.357 आएँगे। फिर इसी तरह से अब हम नेक्स्ट गैस की बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट आपको दिया है वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए जो गिवन मास होगा वो भी 10 ग्राम ही है। आपको 10 ग्राम ही दिए हैं सारी गैसेज़, और जो इसका मोलर मास बनेगा वो कितना आ जाएगा भई? 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 एटम के लिए 1 होता है, तो फॉर 2 एटम्स ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितने मोल्स आ जाएँगे भई? यहाँ पे 5 आ जाएँगे। फिर लास्ट गैस देखते हैं आपको क्या दी हुई है भई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो गिवन मास है वो भी 10 है,
बट जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। फॉर कार्बन इट इज़ 12 एंड 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, टोटल 32 हो जाएगा। एक के लिए 16 होता है और सबका ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 44 आ जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ आएगा 0.227। तो अब देखो, मैंने आपको एक शॉर्ट वे बताया था कि जिसके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो देखो यहाँ से आपको आंसर तो अच्छे से पता चल गया होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो किसके लिए आए हैं, हाइड्रोजन गैस के लिए ज़्यादा आए हैं। इट मीन्स इसी के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो ये क्या डिनोट कर रहा था, ए कंटेनर, ये बी को डिनोट कर रहा था, ये सी को और ये डी को। तो यानी कि अपना आंसर तो क्या आ गया भाई, सी आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता देती हूँ कि अगर इन केस आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो वो हम किस तरह से चेक करते हैं। देखो, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं आपको उसे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अवोगैड्रो नंबर को हम डिनोट करते हैं Na से, और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यानी कि जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो जैसे 0.625 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो क्या हो जाएगा, 10 ग्राम मीथेन गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे ही देखो, हाइड्रोजन के 5 मोल हैं, इसको आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी सॉल्व करके आएगा 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये आपको Na से, तो देखो Na तो क्या है, चारों ऑप्शन के अंदर कॉमन ही है। तो यानी कि ये वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा आएगी, मोल्स जिसके लिए ज़्यादा होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स भी उसके लिए ज़्यादा ही आ जाएंगे। तो इसलिए मोल से ही आप सिर्फ ये कर लेना, पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो अपना आंसर देखो यहाँ पर क्या बन रहा था अभी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं अब क्या दिया है आपको। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मास। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों मोल्स ही दिए हैं, और आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर हाईएस्ट मास चेक करना है कि किस में आएगा। तो देखो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था ना, ये उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। मोल्स के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो देखो यहाँ पर आपको सबके मोल्स ही हैं और मोलर मास यहाँ से आप इन सब का कैलकुलेट कर लोगे जो भी होता है, और फिर यहाँ से आप ये गिवन मास की क्या कर लोगे भाई, वैल्यू निकाल लोगे। तो यानी कि बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो गिवन मास है, गिवन मास के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मोल्स और मोलर मास को क्या कर देना है भाई, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है क्या, 10 मोल्स ऑफ H2O। तो 10 मोल है तो यानी कि N की वैल्यू तो क्या हो गई भाई, 10 हो गई। और वाटर मॉलिक्यूल है, इसके लिए जो मोलर मास होता है वो क्या होता है भाई, 18 आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। और ये आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, ऑक्सीजन के लिए 16 होता है और 2 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 18 आ जाएगा। यहाँ पर जब आप ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 180 आ जाएगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया है, 0.5 मोल दिए हैं, किसके भाई, शुगर के दिए हैं। तो देखो इसके लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, सेकंड के लिए, ठीक है, ये क्या आ जाएगा भाई, n इंटू में m किया आपने, तो यहाँ पर 0.5 मोल थे। और जो शुगर होता है इसका मोलर मास, जब मॉलिक्यूलर मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा भाई, 342 आएगा, और ये मल्टीप्लाई करके 171 आ जाएगा। इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर लेना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मैं आपको यहाँ पर ये क्या है, इन सब की वैल्यूज़ ही बता देती हूँ क्या आएगी। 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 200 ग्राम आ जाएगा। ये होगा 2 इंटू में 100, और तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 200 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह से 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 इंटू में कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 44। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा मास किसके लिए आया है, ये 200 ग्राम आया है। तो यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। यहाँ पर देखो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दी है, और फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आपको क्या बताया है कि द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो रदरफोर्ड का कंक्लूजन था वो यही था कि जो न्यूक्लियस होता है उसी में क्या होता है, मास और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो वहीं पे रिजाइड करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड आपको दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये रदरफोर्ड ने बताया था, ये तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बट उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि रदरफोर्ड के जो मॉडल था, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे क्या कंक्लूजन मिला था, उससे हमने क्या एक्सपेरिमेंट जो किया था उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला था। तो देखो क्या है, ये तो बी तो आएगा नहीं। फिर सी आपको दिया है कि न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा।
लास्ट देखो आपको क्या दिया है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसने यही बताया था कि जो एटम होता है, एटम में सेंटर में तो क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है, और इसी में पॉजिटिव चार्ज क्या करता है भाई, रिजाइड करता है। और जो बाकी का पोर्शन बताया था उसने क्या बताया था, एम्प्टी स्पेस बताया था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है ये आपको दोनों करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर देखो क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें आपको ए और डी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू अबाउट सोल्डर। सोल्डर क्या है, यहाँ पर देखो ये एलॉय है। एलॉय क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया है। एलॉय इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, यानी कि दो मेटल का मिक्सचर हो सकता है, दो से ज़्यादा का भी हो सकता है, या फिर मेटल नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। तो यहाँ पर देखो यही बताया है आपको कि सोल्डर क्या है, एक एलॉय है। अब ये सोल्डर के लिए यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी है, तो क्या बताया है, फर्स्ट पॉइंट देखो, इट इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, कि जो सोल्डर होता है ये किसका एलॉय है, लेड और टिन का है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इन्हीं दोनों का मिक्सचर होता है। सेकंड आपको दिया है कि इट इज़ यूज इन मेकिंग यूटेंसिल, तो ये यूटेंसिल बनाने में यूज़ नहीं होता है। यूज़ देखो कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने में, और साथ में एयर कंडीशनिंग यानी कि एसी वगैरह बनाने में, और स्पेशल जो होता है यूज़ वो कहाँ पर होता है, वेल्डिंग वगैरह में इसका यूज़ होता है ज़्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो सी ऑप्शन देखो करेक्ट दिया आपको, बी वाला गलत यूज़ था इसका। और लास्ट स्टेटमेंट आपको दिया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर इज एडेड टू मेक इट हार्ड, तो ये स्टेटमेंट भी इसका रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 3, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स वेयर अटोमिक नंबर्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस। तो देखो यहाँ पर आपको ये 4 एलिमेंट्स दिए हैं, और इन एलिमेंट्स के नाम नहीं बताए, सिर्फ आपको इसी तरह से दिया हुआ है ए बी सी डी। और इन एलिमेंट्स के लिए आपको अटोमिक नंबर दिया है, जैसे देखो ए के लिए 9 है, बी के लिए 11 दिया है, सी के लिए एटॉमिक नंबर 12 है, और डी के लिए आपको दिया है 13। तो यहाँ पर आपको ये क्या पता करना है कि ये जो 4 एलिमेंट्स आपको दिए हैं इनके लिए जो वैलेंसी है वो सेम किसकी आएगी। तो देखो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये वैलेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आपको चेक करना पड़ेगा। तो 9 है, 9 के लिए हम कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p5। तो ये हो गए, यहाँ पर देखो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 + 4 इज़ 9। फिर इसी तरह से 11 के लिए लिखो, तो ये बन गया 1s2 2s2 2p6 और 3s1 आ जाएगा। और फिर सी देखो, सी के लिए आपको दिया है 12, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 और ये आ जाएगा 3s2। और जो डी दिया है ये बन जाएगा 1s2 2s2 और ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 2p6 और यहाँ पर ये कितना आ गया भाई, 3p3। तो देखो ये दिया है यहाँ पर, ये बन जाएगी इनकी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर ये एलिमेंट्स आइडेंटिफ़ाई करने हो कि कौन से एलिमेंट है, तो वो भी आप पता कर सकते हो। देखो 9 किसके लिए होता है, फ्लोरीन के लिए, 11 किसका होता है भई, सोडियम का, और 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का, और जो 13 होता है किसके लिए होता है, एल्युमिनियम के लिए होता है। तो उसने ये पूछा है कि इन चारों में से किसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सॉरी वैलेंसी किसकी सेम आएगी। तो वैलेंसी देखो कौन-कौन से एलिमेंट्स की सेम होगी, ए और बी एलिमेंट की सेम होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, 2p5 है। आपको पता है p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किस लिए भई? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट स्टेबल बनाने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो फ्लोरीन है इसकी वैलेंसी भी 1 है। और जो देखो बी एलिमेंट दिया है सोडियम, अब ये सोडियम है, ये 3s1 यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है भई, लूज़ करना ईज़ी होता है। आपको पता है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ईज़िली लूज़ कर देता है। तो इसकी वैलेंसी भी क्या आ गई भई, 1 आ गई। तो यानी कि 2 एलिमेंट जिनकी वैलेंसी सेम थी वो कौन-कौन से हैं अभी, ए और बी है। तो इसका राइट आंसर देखो क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको दिया है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट एक्स इज़ 18। एक एलिमेंट है एक्स, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए हैं वो 18 दिए हैं, और इसके न्यूट्रॉन्स आपको दिए हैं कितने भाई, 20। ये तो इलेक्ट्रॉन बता दिए और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स बता दिए कितने भाई, 20। उसने क्या पूछा है यहाँ पर कि इस एलिमेंट का करेक्ट ये बताना है आपको, ठीक है? एक्सप्रेशन बताना है कि किस तरह से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो देखो ये मैंने आपको बताया कि कोई भी न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके पास उतने ही उसका उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो यानी कि इस एक्स एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या बन गया भाई, 18 बन गया। प्लस में इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं भाई, 18 ही है। तो अब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसका इजीली मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, ये कैसे कैलकुलेट होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो आपको पता ही है कितने हैं भाई, 18,
और जो न्यूट्रॉन है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये प्रोटॉन हो गए 18 और न्यूट्रॉन आपको बता रखा है कितने हैं 20। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा भई देखो 8 और ये 2 + 1 = 38। तो यानी कि एलिमेंट को इस तरह से लिखेंगे। फिर जो हम ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ऊपर डिनोट करते हैं यहाँ पर इसके मास नंबर। तो मास कितना आया है भई देखो 38 आया है और एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर, तो ये क्या आ गया 18। तो अब देखो ये इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन इस एक्स एलिमेंट की कौन से ऑप्शन में दी है। तो देखो जिस भी ऑप्शन में ये 20-20 दे रखा है ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएँगे। 20 वाले 2 ऑप्शन देखो यहाँ पर कट हो गए, ये भी और ये वाला भी। अब बचा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। तो देखो मास नंबर कितना आया है भई 38 आया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 4 कॉमन गैसेस, यहाँ पर देखो 4 कॉमन गैसेस दी है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए आपको ना यहाँ पर ये करेक्ट सेट आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ये जो पूरी टेबल सी दे रखी है ना ए बी सी डी कॉलम में, तो ये आपको पूरा आइडेंटिफाई करना है जो इनके ऊपर ये बता रखा है कि इसमें ये यूज़ होती है या फिर इनकी ये प्रॉपर्टी होती है उसके बेसिस पे। तो देखो ए के लिए बताया है, यानी कि ए जो ऑप्शन है इसमें ये बताया है कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है ना उसका प्रोडक्ट क्या होता है भई, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी कि फूड का क्या होता है भई, डिकम्पोज़िशन जो होता है उसे ही हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज़ का डिकम्पोज़िशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये तो पॉइंट करेक्ट है यहाँ पर। फिर सेकंड जो आपको दिया है वो दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि जब भी कोई इनकम्प्लीट कंबशन करता है, कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये बताया इन्होंने, तो ये भी करेक्ट है। सी दिया है कि यूज़ इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, यानी कि ऑक्सीजन को हम वाटर प्यूरिफाई करने में यूज़ करते हैं, तो ये गलत है, ये नहीं होता। एसिडिक ऑक्साइड बताया है CO, ये भी नहीं आएगा। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट तो होगा नहीं, मतलब कि ए ऑप्शन जो आपको दिया है ये वाला सेट तो बनेगा नहीं इसका करेक्ट। फिर इसी तरह से बाकी चेक करने हैं। तो देखो इसके लिए बी करेक्ट है बट ये वाला रॉन्ग हो गया। फिर इसके लिए ये सी करेक्ट है, ये वाला करेक्ट दे रखा है, तो यानी कि एक रॉन्ग हो गया। आपको ऐसा चूज़ करना है जिसमें क्या हो, चारों ही बिल्कुल करेक्ट दिए हो। तो देखो इन चारों में से जब आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट दिया है। जो रेस्पिरेशन है उसका प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं क्लोरीन गैस, और जो एसिडिक इन नेचर होता है ऑक्साइड वो कौन-सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ ओज़ोन होल इज़, ओज़ोन होल का मीनिंग क्या होता है देखो। फर्स्ट आपको दिया है कि क्रिएशन ऑफ ए लार्ज साइज़ होल इन द ओज़ोन लेयर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कोई लार्ज साइज़ का होल नहीं होता है ओज़ोन लेयर पे। सेकंड आपको दिया है स्मॉल होल्स स्कैटर्ड इन द ओज़ोन लेयर, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। कोई होल्स नहीं होते हैं देखो ओज़ोन होल में, नाम से ऐसा लगता है कि जैसे ओज़ोन लेयर पे होल हो गए हैं। बट बेसिकली क्या होता है, ओज़ोन लेयर की जो थिकनेस होती है ना वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखो, ऑप्शन नंबर 3 होगा कि थिनिंग। थिनिंग का मतलब क्या है कि उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। थिनिंग ऑफ ओज़ोन लेयर इन द अपर रीचेज़ द एटमॉस्फेयर। तो यही वाला ऑप्शन क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन यू प्लेस अ शाइनिंग कॉपर प्लेट इन अ बीकर कंटेनिंग एक्वस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट। देखो उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने ये बोला है कि आपको ऑब्जर्व करना है जब आपने क्या किया है, एक कॉपर प्लेट को, ठीक है? व्हेन यू प्लेस अ शाइनिंग कॉपर प्लेट इन अ बीकर, यानी कि जब आपने इस कॉपर प्लेट को एक बीकर में रख दिया, और किसके कौन से बीकर में रखा है, जिस बीकर के अंदर क्या है भई, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है। यानी कि यहाँ पर ये FeSO4 है और इसमें आपने क्या किया है, यहाँ पर कॉपर की प्लेट को इसके अंदर रख दिया है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो देखो क्या ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पर ये आपको ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट आपको दिया है कि द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू एंड अ ग्रे लेयर इज फॉर्म ऑन द कॉपर प्लेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड आपको दिया है कि द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा भई, ये वाला स्टेटमेंट भी आपको क्या दिया है भई, बिल्कुल रॉन्ग दिया है। ये भी नहीं होता है। सी ऑप्शन आपको दिया है कि द सॉल्यूशन रिमेन्स ग्रीन, जो फेरस सल्फेट होता है ना देखो उस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है वो। तो उसने बोला है कि सॉल्यूशन रिमेन सेम, यानी कि सॉल्यूशन का कलर सेम रहता है एंड नो चेंज टेक प्लेस इन कॉपर प्लेट। तो देखो सी स्टेटमेंट जो आपको दिया है ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। इसका रीज़न क्या है देखो, जो कॉपर प्लेट होती है वो इस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, नो रिएक्शन। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों नहीं रिएक्शन करता है ये कॉपर मेटल, इस आयरन को क्यों नहीं डिस्प्लेस करता है? इसका रीज़न देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ से पता चलता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है ना मेटल्स की, उससे पता चलेगा आपको कि आप क्या देखते हो कि जो ये आयरन होती है ये क्या होती है भई, स्ट्रॉन्ग मेटल होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। यानी कि ये अगर अपोज़िट लिखा होता, इस तरह से लिखा होता आयरन और ये कॉपर सल्फेट है, तब तो ये रिएक्शन हो जाती। बट यहाँ पर अगर ये कॉपर मेटल स्ट्रॉन्ग होता आयरन से, तभी तो वो इस आयन को क्या करता है, यहाँ से डिस्प्लेस कर पाता मेटल को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर देखो ये रिएक्शन दी है और इसमें क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज़ हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो देखो आप इसे चाहो तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी चेक कर सकते हो, और प्लस में आप इसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। और जिसका भी रिडक्शन हो रहा होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है वहाँ पर क्या हो रहा होता है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। और जो भी ऑक्सीडेशन शो कर रहा होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, अभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अच्छे से कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर और ये कैलकुलेट करते हैं या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ कि राइट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो तो कौन है, HCl है। HCl ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन। और जो रिड्यूस हो रहा है वो कौन है, मैंगनीज का ऑक्साइड है, यानी कि MnO2 इज रिड्यूस टू मैंगनीज क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू गैसेस विच कैन बी यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम आर। देखो ये पूछा है कि यहाँ पर फ्रेश सैंपल है किसका, ऑयल का, उसको स्टोर करने के लिए हम कौन सी गैसेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टोरेज, कि भाई वो ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो। तो ये हम किसके लिए कौन सी गैसेस यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन और हीलियम गैसेस को। और ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो स्पॉइल हो जाता है इसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। बेसिकली फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना ये क्या होता है, रेंसिडिटी होता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हीलियम गैस को यूज़ करते हैं। जो भी हमारी पैकेट वाली चीज़ें आती हैं जैसे कि चिप्स वगैरह पैकेट्स हो गए, तो उनमें कौन सी गैस फिल होती है भाई, नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये थे क्वेश्चंस आज जो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।